हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित ज्ञान गोमती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें हम लोग इसका एक पार्ट पढ़ेंगे जो है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। हम लोग इसमें देखेंगे भारत की नदियां में कि भारत की नदियां को कैसे, भारत की नदियां बेसिकली पढ़ेंगे। वैसे भूगोल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ना, अभी तो पढ़ना है, देखेंगे तो हमें पढ़ना है इंडिया का परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक प्रदेश, पर्वत, पठार, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, भारत की नदियां। अब भारत की नदियां की अगर हम लोग बात करें तो भारत की नदियां को उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है दो भागों में बांटा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। दो भागों में कौन? पहला हिमालयी नदियां और दूसरा दक्षिण भारत की नदियां। पहला हिमालयी नदियां, पहला कौन सी? हिमालयी नदियां। दूसरा दक्षिण भारत की नदियां। पहला कौन सा? हिमालयी भारत की नदियां, दूसरा दक्षिण भारत की नदियां। अब हम ये कह सकते हैं कि भारत की नदियों को उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां एवं दक्षिण भारत की नदियां। अब हिमालयी नदियां हिमालय से उत्पत्ति होने के कारण इसे हिमालयी नदियां कहते हैं। हिमालयी नदियां कहते हैं। हिमालय से जो नदियां होती हैं, हिमालय नदियां उसे नाम दिया गया जो हिमालय से निकलती हैं या हिमालय से उत्पत्ति जिनकी होती है उसे हिमालयी नदियां कहते हैं। अब हिमालय पे क्या होता है? हिमालय पे बर्फ पाया जाता है। क्या होता है? बर्फ। और बर्फ जब पिघलता है तो वो बनेगा क्या? पानी। यही पानी जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो एक नदी का रूप धारण कर लेता है और एक नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदियां वर्ष भर पाई जाती हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो बर्फ जो है वर्ष भर पिघलता है, वर्ष भर पानी के रूप में बर्फ पिघलता रहता है। और जब वर्ष भर पानी पिघलता है तो हिमालयी नदियां जो होती हैं पूरे 12 मास उसमें पानी होता है। तो इसमें क्या होता है? यह हिमालय की नदियां पूरे 12 मास उसमें पानी होता है। इस कारण इसे नदियां वर्ष भर भरी पाई जाती हैं या वर्ष भर भरी रहती हैं, इसलिए इसे 12 मासी या हिमालयी नदियां, 12 मासी या सदाबहार नदियां कहते हैं। मतलब हिमालयी नदियों को हम दो नाम से और जान सकते हैं। हिमालय से उत्पत्ति होने के कारण इसे हिमालयी नदियां कहते हैं। हिमालय पे बर्फ पाया जाता है, बर्फ पानी में पिघलता है और ये बर्फ पूरे वर्ष भर पिघलता रहता है। और जब ये पिघलता है तो पानी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तो हिमालयी नदी का रूप धारण कर लेती है, नदी की उत्पत्ति हो जाती है एक निश्चित दिशा में जब रहती है। और यही नदी क्योंकि साल भर वर्ष भर पानी पाया जाता है इसलिए इसे 12 मासी नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसमें वर्ष भर, यह नदियां वर्ष भर पाई जाती हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि यह नदियां वर्ष भर पाई जाती हैं, वर्ष भर पाई जाती हैं। यह नदियां वर्ष भर पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें 12 मासी या सदाबहार, इसलिए इन्हें 12 मासी या सदाबहार नदियां कहते हैं। 12 मासी या सदाबहार नदियां कहते हैं।
समझ में आ गया। उत्पत्ति के कारण है, हिमालय से उत्पत्ति होने के कारण हिमालयी नदियां, हिमालय पे बर्फ पानी में पिघलता है, पानी जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो नदी का रूप धारण कर लेता है। ये नदियां वर्ष भर, हिमालयी नदियां वर्ष भर पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बारहमासी या सदाबहार नदियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल की कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालयी नदियां हैं, तो जैसे सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, गंडक, कोशी, रामगंगा, घाघरा, गोमती, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, गोमती, इत्यादि। अब ये जो गोमती नदी है ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। हिमालयी नदियां में ये अपवाद है। हिमालयी नदियां में ये अपवाद है गोमती नदी। क्यों अपवाद है मैं आगे इससे बताऊंगा। गंडक, ठीक है। ये हो गए क्या? हिमालयी नदियां के एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां, दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था दक्षिण भारत की नदियां। तो हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदी। अब दक्षिण भारत की नदियां में क्या है? दक्षिण भारत की नदियां, ये नदियां दक्षिण भारत से निकलती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। ये नदियां दक्षिण भारत से, ये नदियां दक्षिण भारत से निकलती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। दक्षिण भारत से निकलने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। अब आप समझिए कि दक्षिण भारत में पानी भी नहीं पाया, मतलब बर्फ भी नहीं है, फिर भी इन्हें कहां से पानी इन नदियों को मिल रहा है? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, बरसात के मौसम में इनमें पानी बढ़ जाता है और बरसात के कारण ही यहाँ की नदियां जीवित रहती हैं। और बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ जाता है तो इन्हें एक पर्टिकुलर मौसम में इन नदियों को पानी मिल रहा है। कौन से मौसम में? बरसात के मौसम में। इसलिए इन्हें मौसमी नदियां या बरसाती नदियां भी कहते हैं। क्यों? इसलिए इन्हें मौसमी नदियां, दक्षिण भारत की नदियों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नदियां को बरसाती या मौसमी नदियां कहते हैं। बारिश के कारण आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बारिश के कारण इन नदियों में पानी बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें बरसाती नदियां या मौसमी नदियां भी कहते हैं। बारिश के कारण इन नदियों में पानी बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें बरसाती या मौसमी नदियां कहते हैं। बरसाती या मौसमी नदियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के समय में ही पानी बढ़ जाता है, इसलिए इसे बरसाती, और एक पर्टिकुलर मौसम में इन सब नदियों को पानी मिलता है, मौसम बरसात की, इसलिए इसे मौसमी नदियां। तो इन दक्षिण भारत की नदियों को हम भी दो नाम से और बता सकते हैं, बरसाती या मौसमी नदियां। साथ साथ दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियां भी कहा जाता है। अब प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि प्रायद्वीप भारत पृथ्वी का ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ क्या हो? जल हो,
धरातल का ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ जल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप अगर दक्षिण भारत का जो लोकेशन देखेंगे तो इस साइड अरब सागर और नीचे हिंद महासागर और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों तरफ से ये जल से घिरा है, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियों को मौसमी या बरसाती नदियां भी कहते हैं। आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियां एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, ब्राह्मणी, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ताप्ती, दामोदर, बैगई नदी, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, बैगई, बैतरणी, ब्राह्मणी और कावेरी। कावेरी अपवाद है। कावेरी क्या है? अपवाद है। कावेरी क्या है? अपवाद है दक्षिण भारत की नदियों में, क्योंकि दक्षिण भारत में कावेरी पूरे वर्ष भर इसको पानी से एकदम लबालब इसमें पाया जाता है। जैसे हिमालय में तो पूरे वर्ष भर पानी पाया जाता है, दक्षिण भारत की नदियां हैं जिसमें पूरा, कावेरी एक ऐसी नदी जिसमें पूरे वर्ष भर पानी पाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि दक्षिण भारत का जो फिगर है वो इसको पानी दो आते हुए मानसून से भी मिल जाता है और लौटते हुए मानसून से भी इसको पानी मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये इसमें पूरे वर्ष भर पानी पाया जाता है। इसलिए क्या है, दक्षिण भारत की अपवाद है। मैं इसके बाद में और विस्तार से आपको समझाऊंगा। ये हो गया हमारा क्या, दक्षिण भारत की नदियां, और ये हो गई एक तरफ से हिमालय की नदियां। अब हम लोग एक एक नदियों को आराम से खंगालेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। तिब्बत का मानसरोवर झील है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी क्या होती है, का उद्गम स्थान है। और सिंधु तिब्बत से निकलकर जम्मू एंड कश्मीर होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके अरब सागर में मिल जाती है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये है हमारा क्या, मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कौन निकल रही है, तो सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकल के चली जाती है अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। आपको रैंडम फिगर से पढ़ाऊंगा, आपको एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस रैंडम फिगर से। आप अगर उस फिगर पे जाएंगे तो उलझ जाएंगे। पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज के बारे में रैंडम फिगर से आपको बताता हूँ। ये हमारा है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है, तो मानसरोवर झील है तिब्बत। कहाँ पे? तिब्बत में। अब तिब्बत कहाँ है, तो तिब्बत चीन का पार्ट है। तो अब ये कहाँ से निकली, तिब्बत से निकली। जम्मू एंड कश्मीर मान लीजिए यहीं कहीं पे है। जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान, और पाक में कहाँ चली जाती मिल जाती है, अरब सागर में। इसके साथ साथ इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, शयोक नदी। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी सहायक नदी है शयोक नदी। शयोक, जो कि ऊपर से आके यहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में इससे मिलती है। इसके बाद शयोक नदी इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि सिंधु की। अब इसी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु नदी किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है लेह शहर। क्या नाम है? लेह शहर। इसी के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है कि लेह जम्मू कश्मीर का लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो लेह किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है सिंधु नदी।
तो सिंधु नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है लेह। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है लेह, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ सिंधु जल समझौता हुआ था एक, जिसको हम कहते हैं 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो पाक और इंडिया के बीच हुआ था, पाक और इंडिया के बीच हुआ था। इसमें आप दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। इसमें क्या थी कि पाक को 80% जल दिया गया। कितना? 80%। और भारत को बस सिंधु का कितना परसेंट जल मिलता है? मात्र 20% जल सिंधु का भारत को मिलता है। और इसका कारण क्या है कि भारत में कम बहती है। उसका कारण क्या हुआ सिंधु जल समझौता में कि भारत में कम बहती हैं। क्या होती हैं? भारत में कम बहने के कारण, कम बहने के कारण, क्योंकि भारत में केवल एक ही राज्य जम्मू एंड कश्मीर बहती हुई कहां से जाती है? पाकिस्तान। इसलिए भारत को सिंधु नदी का कितना परसेंट पानी मिल रहा है? केवल और केवल 20% जल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे में क्या फायदा होगा? यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ ही बना दे रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम केंद्र कौन सा स्थान है? या सिंधु नदी का उद्गम केंद्र, सिंधु नदी का उद्गम केंद्र कौन सा झील है? कौन सा झील है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझिए कैसे पुटअप हो सकता है आपसे। किन देशों में बहती है सिंधु? किन देशों में बहती है? तो सिंधु किन देशों में बहती है? तो सिंधु 3 देशों में बहती है। या किन किन देशों में बहती है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन किन देशों में बहती है, किन किन देशों में बहती है, किन किन देशों में बहती है। तो किन किन देशों में बहती है? चीन या तिब्बत, भारत और फिर पाकिस्तान। तो सिंधु कितने देशों में बहती है? किन किन में? चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। इसके बाद आपसे यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है श्योक नदी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा महत्वपूर्ण जिला स्थित है? तो कौन सा? लेह शहर स्थित है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। तो ये हो गया हमारी सिंधु नदी। आगे मैं सिंधु की सहायक नदियों को भी पढ़ाऊंगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारी नदी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा कि देखिए सिंधु की आपकी सहायक हो गई, कहाँ कहाँ जाके मिल रही है, जैसे सतलज और आगे चीजें, तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप बस एक बेसिक रैंडम फिगर अपने दिमाग में सिंधु नदी के बारे में इतना रखिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं झेलम, झेलम, ठीक है दोस्तों। हम लोग झेलम नदी अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं झेलम नदी और आगे हिमालयी नदियां जो भी हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।